10 मार्च 2025 की सुबह थी। अभी ना सूरज निकला था, ना लोग पूरी तरीके से जागे थे। जो लोग जाग चुके थे उन्होंने सायरन की आवाज़ सुनी और ये सायरन था पुलिस की गाड़ियों का। लगभग 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी और 300 से ज़्यादा पुलिस वाले उसमें शामिल थे। उन पुलिस वालों ने एक गांव जिसका नाम आगरस होता है, उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद पुलिस वाले आवाज़ लगा रहे थे। ठीक वैसा ही सीन चल रहा था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। दरअसल ये आगरस गांव लगता है उत्तर प्रदेश में। जब गांव वालों ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये पुलिस कौन है और इतनी सारी पुलिस क्यों आई है, तो पता चलता है कि उत्तराखंड का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के जिले की ये पुलिस होती है। लगभग 48 घरों को खंगाला जाता है। कई घरों के ताले तोड़े जाते हैं, कई घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं और 16 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है। बात यह थी कि नशीली दवाइयों को जो दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकथाम करने की पुलिस की तरफ से यह एक प्रक्रिया थी। ये रेड की सूचना जैसे ही सबको पता चलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड और आसपास के जितने भी प्रदेश होते हैं वहां तक ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और चारों तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। अब उत्तराखंड की तो पुलिस तो वहां से चली जाती है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है अब उसका आतंक शुरू हो जाता है। ऐसा आतंक शुरू होता है कि जिसको मन में चाहा उसको पकड़ लिया, जिसको मन में चाहा उसको छोड़ दिया। फिर ऐसे ही एक किसान को पकड़ लेते हैं और जैसे ही किसान को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसका ऐसे अपहरण करते हैं जैसे कोई बदमाश अपहरण करता है। उसके बाद कुछ रंगदारी वसूली जाती है, लेकिन ये बात एक आईपीएस ऑफिसर को पता चल जाती है। उसके बाद जो होता है वो वाकई में अपने आप में सोचने वाला होता है, कमाल करने वाला होता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का। वहाँ का एक थाना है फतेहगंज पश्चिम। इस थाना क्षेत्र का एक गांव है। 2-3 व्यक्ति वहाँ पे होते हैं। वो आते हैं और आने के बाद सुपरिटेंडेंट यानी कि एसएसपी के पास आते हैं और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वे आकर आईपीएस ऑफिसर को अपनी पूरी पीड़ा, अपनी पूरी दर्द सुनाता है, पूरी कहानी सुनाता है। अब यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं अनुराग आर्या, वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप आराम से यहाँ से इत्मीनान से अपने घर जाओ, मैं इस मामले की जांच पड़ताल करता हूँ। फिर उन्होंने तुरंत ही सीईओ नीलेश मिश्रा से कहते हैं कि एक मामले की आपको जांच दी जाती है और इस जांच को जितनी ईमानदारी से आप कर सकते हो उतनी ईमानदारी से करना। इसके बाद सीईओ साहब जांच पड़ताल कर रिपोर्ट जमा करते हैं और ये रिपोर्ट सोशल मीडिया के अखबारों में इस तरह से प्रकाशित होती है कि चारों तरफ ये रिपोर्ट जो होती है ये वायरल होने लगती है। और ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से होती है। दरअसल फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है। वहाँ का एक दरोगा होता है जिसका नाम होता है बलबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। ये गाँव होता है भिटोरा। ये उस गांव में जाते हैं और अपने साथ 2 सिपाहियों को भी साथ में लेकर जाते हैं। यहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति होता है जो किसान होता है और उसका नाम भी बलबीर सिंह होता है। यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी नाम बलबीर सिंह और जिसके घर ये जाते हैं, जिस किसान के घर ये जाते हैं, उसका भी नाम यहाँ पर बलबीर सिंह होता है। अब जैसे ही बलबीर सिंह के घर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उसका बेटा निकल के आता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पे हैं। वे कहता है कि पिताजी तो घर पर ही हैं, बुला के लाता हूँ। ये तारीख थी 3 अप्रैल 2025 की। फिर उसके बाद बाप और बेटा दोनों को बिठाया जाता है और बिठाने के बाद तसल्ली से उनके सामने एक तमंचा रखा जाता है जो कि एक अवैध हथियार होता है। वह हथियार जब उनके सामने रखा जाता है तो मौका देखते ही जो पुलिस वाले होते हैं वो बाप बेटे के साथ उनका फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के बाद उसके बेटे को वो फोटो दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये फोटो देखो, अगर ये फोटो कल अखबार में अगर छप गई तो जाहिर सी बात है तुम लोगों को जेल तो होगी ही, सालों साल सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा और साथ ही साथ गांव में जो बदनामी होगी वो तो अलग है। अब जैसे ही ये बात सुनी जाती है, ये किसान परेशान हो जाता है, उसका बेटा भी यहाँ पे परेशान हो जाता है। अब वो पुलिस वाले इस किसान को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको यहाँ से ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन वो उन्हें कोई थाने पे लेके नहीं जाते हैं। वहीं पास में ही इसी थाना क्षेत्र में एक रबर की फैक्ट्री होती है जो कि पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी।
वो किसान को वहां लेके जाते हैं, उसके अंदर बंद करके रख देते हैं और खबर भेजी जाती है 3 लाख की। 3 लाख रुपए लेकर आओ और अपने किसान को छुड़ा के यहाँ से ले जाओ। जैसे ही किसान के बेटे को ये बात पता चलती है, वो परेशान हो जाता है। फिर वो हर जगह से पैसा जोड़ने की शुरू कर देता है, लेकिन वो 2 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाता है। अब वो 2 लाख लेके वो सीधा पहुंच जाता है उस दरोगे के पास, लेकिन वो दरोगा जो था वो मानता नहीं है और उसके पापा को यानी कि उसके पिताजी को नहीं छोड़ता। अब इसके बाद किसान के घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सीधा वो पहुंच जाते हैं एसएसपी साहब के सामने। वहां जाने के बाद गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहते हैं कि साहब देखो, हमारे साथ कुछ इस तरीके की बात हो गई है। अब यहाँ सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और जो 2 सिपाही होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये मौका पाते ही वहां से भाग जाते हैं। अब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ये पकड़े नहीं जाते हैं। अब चलिए इस कहानी में थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। करीब 7 या 8 महीने पुरानी बात है। 22 अगस्त 2024 की ये कहानी है। एक आईपीएस ऑफिसर अनुराग आडिया के पास एक सूचना पहुंचती है। कहा जाता है कि साहब, एक फरीदपुर थाना लगता है और फरीदपुर थाना के जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम राम सेवक सिंह होता है, राम सेवक सिंह ने 3 स्कैम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनमें 2 है नवादिया अशोक के निवासी आलम और नियाज अहमद, और तीसरा का नाम अशनूर है। इन तीनों को पकड़ा जाता है, फिर 2 को पकड़ने के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो अशनूर है उसको वो पकड़ के रखते हैं और जेल भेज देते हैं। पता चलता है कि आलम और नियाज को छोड़ने के बदले में 7 लाख की रकम यहां पर वसूली जाती है। फिर आईपीएस ऑफिसर ने अपने ही एक ऑफिसर से कहा कि आपको गोपनीय रूप से किसी भी तरकीब से इस मामले की जांच पड़ताल करनी है। फिर ऑफिसर भेष बदल के ही अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंच जाते हैं और उसी थाना यानी कि फरीदपुर थाना में वो पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वे पूछते हैं कि साहब कहां पे हैं। तो वहां जो कांस्टेबल होता है उस वक्त ड्यूटी पर, वो कहता है कि साहब तो अभी अपने आवास में हैं, आप जाकर वहां पे उनसे मिल लीजिए। अब तो ऑफिसर जो होता है अपनी टीम के साथ वहां पर जाता है और आवास को पूरी तरीके से घेर लेता है, लेकिन आवास पे जाने से पहले ही ये सूचना उन्हें मिल जाती है। अब जो थानेदार होता है राम सेवक सिंह, मौका पाते ही वो दीवार कूदता है और दीवार कूदकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद घर की पूरी तलाशी ली जाती है। तलाशी पे वहां पर उसके बेड के पास 50,000 की 2 गड्डियां मिलती है। फिर पूरे रूम को खंगाला जाता है और लगभग 9,96,000 की नकदी वहां से वापस बरामद की जाती है। फिर आईपीएस ऑफिसर को यानी कि अनुराग आडिया जी को ये पूरी सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि जो हमें सूचना मिली थी वो बिल्कुल सही थी। अब इसके बाद इस थानेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और लगभग 29 थानों की पुलिस उनके पीछे लगा दी जाती है, लेकिन ये 29 थानों की पुलिस जो है वो फेल हो जाती है और उन्हें वो पकड़ नहीं पाती। इधर ये राम सेवक जो होता है वो सीधा हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाता है और कहता है कि हमें बचा लीजिए साहब, हमसे कुछ पाप हो गई है लेकिन हमें बचा लीजिए। फिर ये राम सेवक स्थानीय अदालत में कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जमा करता है और कहता है कि साहब, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं मारा जा सकता हूं, मुझे कुछ भी हो सकता है। फिर हाई कोर्ट ने इसकी जमानत पर रोक लगा दी और इसका जो सस्पेंड किया गया था वो भी इसकी बहाली कर देते हैं, यानी कि वो वापस से अपनी सर्विस को यहाँ पर आराम से ज्वाइन कर लेते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ रह रहे थे। लगभग इस मामले को 7 महीने का यहाँ पर समय बीत चुका है, लेकिन जो राम सेवक सिंह है वो आराम से पूर्ण वर्दी पहनकर इधर उधर घूम रहा है। हालांकि पुराने दाग मिटे नहीं हैं, उसकी जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। अब सवाल यह है कि जैसे राम सेवक सिंह के साथ हुआ है यहाँ पे, जैसे उसको छोड़ दिया गया है, उसी तरीके से क्या बलबीर सिंह के साथ भी होगा? उसका भी कुछ नहीं होने वाला है, उसे भी क्या छोड़ दिया जाएगा? क्या वो भी अपनी वर्दी पहन के फिर से दोबारा 7 या 8 महीने बाद अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाएगा? खैर, ये सब तो जांच पड़ताल का विषय है, ये जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगा। कुछ अखबारों से यहाँ पे ये भी जानकारी मिली है कि लगभग 3 शादियां इन्होंने कर रखी थी और ये भी पता चलता है कि नेताओं के साथ इनके अच्छे खासे यहाँ पर जान पहचान भी है। लेकिन जिस तरह से इस बलवीर की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी इधर हुई है, वो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। अगर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो शायद अब तक वो सलाखों के पीछे पहुंच गया होता।
कहने की बात यह है कि जिस काम के लिए इन्होंने वर्दी पहनी थी, जिस काम के लिए इन्होंने शपथ ली थी, वो काम अगर ये ईमानदारी से कर रहे होते तो लोगों का विश्वास जो है ये इन पे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। पुलिस के प्रति जो लोगों का एक डर है, एक विश्वास है, वो लगातार कम क्यों होता चला जा रहा है? इसके पीछे यही वजह होती है कि ज़्यादातर पुलिस अपनी ताकत का दुरुपयोग कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।